कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई और कुल 64 एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। वित्त विभाग में साइबर ट्रेजरी की स्वीकृति, एजेंडे में शामिल नर्सेस ट्रेनिंग के लिए नियम बदल दिया गया है। सारण में नए नारायणी पद को स्वीकृति दे दी गई है और कुल 64 ऐसे एजेंडे जिस पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई। कोइलवर से लेकर बक्सर तक गंगा पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ये विश्वामित्र पथ के नाम से अब लोगों के बीच सामने होगा और इसे जाना जाएगा। तो कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, जिसमें 64 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। नीलामी एमएसटीसी के माध्यम से कराए जाने की अनुमति, संबंधित रूल्स में उसके संबंध से उससे रिलेटेड इश्यूज के प्रावधान तथा इसके अलावा बालू घाट के लिए जो सरेंडर होते थे उस सरेंडर के प्रावधान को और स्ट्रिंजेंट करने तथा उससे संबंधित रेट्स के रिवीजन के प्रावधान की अनुमति दी गई है। धन्यवाद। धन्यवाद दिवेश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडा थे जिनमें अलग अलग संस्थानों को या विभागों को भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। मैं संक्षेप में इनके बारे में बताऊंगा। पटना सिटी अंतर्गत आपको सारा मटेरियल मिला हुआ है। आपको प्रेस रिलीज मिला है। राजस्व तो देखिए, ये बड़ी खबर जिसमें बिहार कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और इसमें 64 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। और इन एजेंडों में जो सबसे खास और महत्वपूर्ण रहा उनमें आपको बताते चलें, वित्त विभाग में साइबर ट्रेजरी की स्वीकृति, साथ ही साथ नर्सेस ट्रेनिंग के लिए नियम में बदलाव किया जाना, सारण में नए नारायणी पथ को स्वीकृति के तौर पर देखा गया। बिहार की सियासत में हलचल इस वक्त बेहद तेज है। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। खबर है कि मई के पहले हफ्ते यानी कि 6 मई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, किन चेहरों को मिलेगा मौका और कैसे साधे जाएंगे जातीय और राजनीतिक समीकरण। देखिए पटना से हमारी यह खास रिपोर्ट। बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार चल रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी, विजेंद्र यादव पहले से ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। एनडीए के सहयोगी दलों को अपने अपने कोटे से नाम तय करने हैं और इसी के साथ शुरू हो गया है दावेदारों का दौर। सूत्रों के मुताबिक मई का पहला हफ्ता और तारीख 6 मई को मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है। सबसे पहले बात जेडीयू की जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के 16 मंत्री, 4 सीट में एलजेपी, आरबी, आरएलएम और हम का कोटा तय माना जा रहा है। एक नजर संभावित नाम पर भी डालते हैं। जेडीयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, जयंत राज, भगवान सिंह कुशवाहा। इसके अलावा 3-4 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। खासकर युवा विधायकों को मौका मिलने की चर्चा है। जेडीयू का कहना है कि अंतिम फैसला नेतृत्व ही करेगा। इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है। अब नजर बीजेपी कोटे पर। भारतीय जनता पार्टी में इस बार बड़े फेरबदल की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संतुलन बनाया जाएगा, जिसमें जातीय, क्षेत्रीय, महिला और युवा प्रतिनिधित्व पर फोकस होगा। विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, साथ ही संगठन से जुड़े नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जता सकते हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय सिंह और संजय पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष सुमन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही और सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी जोड़ तोड़ तेज है और हर दल अपने समीकरण साधने में जुटा है। देखना होगा सम्राट चौधरी किस तरह का संतुलन बनाते हैं और किन चेहरों पर मुहर लगती है। संभावना जताई जा रही है कि 6 मई को सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने बताया कि महीने में 2 बार ब्लॉक और अंचल में कैंप लगाए जाएंगे। ऑन द स्पॉट पदाधिकारी फैसला लेकर काम को खत्म करेंगे। ब्लॉक, अंचल, थाना तक सीएमओ की निगरानी सभी जगह बराबर बराबर होगी। साल 2026 के अप्रैल का महीना बिहार की राजनीति में 2 दशक के सबसे बड़े बदलाव का गवाह बना। करीब 20 साल तक बिहार को संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात लगा दूंगा और बिहार को बदलने में आपका सहयोग करता रहूंगा। बड़े पद के साथ सम्राट चौधरी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आन पड़ी। जिम्मेवारी नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने की, जिम्मेवारी बिहार को और तेजी से विकास की राह पर दौड़ाने की। सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा और सभी लोग उद्योग से जुड़ेंगे और जब हम इंडस्ट्री लाएंगे तब समृद्धि आएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजों में दिक्कत होती थी लोगों को। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं और बिहार को विकसित करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। मंगलवार को एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कई बड़ी बातें कही। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब ब्लॉक, अंचल, थाना तक सीएमओ की निगरानी में रहेंगे। यही नहीं, महीने में 2 बार ब्लॉक और अंचल में कैंप लगाया जाएगा। पदाधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेकर काम खत्म करेंगे ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। एक सहयोग कार्यक्रम चलाकर महीने में 2 कैंप हम लगाएंगे। 2 कैंप लगाकर ब्लॉक की समस्या, अंचल की समस्या और थाने की समस्या को ऑन स्पॉट हमारे पदाधिकारी समाप्त करने का काम करेंगे। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने छात्रों की पढ़ाई के लिए जुलाई से हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने और बिहार के हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने की बात भी कही ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर या फिर प्राइवेट स्कूलों में न जाना पड़े। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को महीने में 2 बार ब्लॉक और अंचल में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान करने का निर्देश दिया है। इससे तस्वीर कितनी बदलती है ये तो समय ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े कार्यपालक अधिकारी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी रामधनी यादव को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मंगलवार शाम को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में एक दर्दनाक घटना हुई। नकाबपोश हमलावरों ने नगर परिषद दफ्तर में अचानक घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमला इतना अचानक था कि पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और मुख्य आरोपी की पहचान रामधनी यादव के रूप में की गई। रामधनी यादव इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था।
कल सुल्तानगंज नगर परिषद में पुलिस को बड़ी चुनौती अपराधियों के द्वारा दी गई थी। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक अभियंता को उनके कार्यालय में गोली मारी गई थी, जिस मामले में लगातार जो है पुलिस घटना के बाद से छापेमारी कर रही थी और देर रात 3 अपराधियों ने जो है सुल्तानगंज थाने में सरेंडर कर दिया था। बुधवार सुबह पुलिस की टीम जब आरोपी को हथियार और सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तब सुल्तानगंज इलाके में मुठभेड़ हो गई। करीब 15 से 20 मिनट तक चली गोलीबारी में रामधन यादव पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में डीएसपी नवीन समेत 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जो घायल हैं उनको बेहतर केयर के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहां चिकित्सकों की टीम लगाई गई है और अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। इनकाउंटर भी हुआ है सर। और अब इसके संबंध में जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है और एसपी साहब डिटेक्टिव करेंगे। उन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का से ये घाव लगता है और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहां से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफर किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। वारदात के 12 घंटे के भीतर एनकाउंटर कर पुलिस ने मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया। सुल्तानगंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीआईडी पटना की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कर दी गई है। अस्पताल में जो है भारी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। वहीं सिटी डीएसपी भी जो है मौके पर यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और हर एक चीज की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम अब जो है अंदर जो मृतक अपराधी है उसकी जांच कर रही है, कहाँ कितनी गोली लगी है और पूरा जो सीन है उसको देख रही है। वहीं घटनास्थल जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ भी पुलिस पहुंची हुई है और लगातार उस एरिया को भी जो है सील करके वहाँ भी फॉरेंसिक की टीम जाएगी और वहाँ की भी जो जाँच की जाएगी। बिहार पुलिस के इस बेहद त्वरित एक्शन से साफ संदेश गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी कितना भी रसूखदार हो, कोई भी अपराधी हो, आपराधिक घटना में संलिप्त तो किसी भी परिस्थिति में सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस को खुला छोड़ दिया गया है और देर रात्रि में कहीं इनकाउंटर हुआ कि कानून का राज किसको कहते, अपराध करोगे खटाखट गोली लगेगा और पुलिस पर हमला करने की कोई भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ कृष्ण भूषण कुमार की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की घोषणा भी की है। पुलिस के इस एक्शन से ये तो साफ है कि बिहार में अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। संदेश साफ है, अपराधी या तो अपराध छोड़ें या फिर बिहार। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत के बाद पूरे जिले में गमगीन माहौल है। सरकार ने उनकी बहादुरी को देखते हुए राजकीय सम्मान देने का निर्णय लिया। डीएम ने बताया कि कृष्ण भूषण प्रसाद एक बेहद साहसी अधिकारी थे। उन्होंने अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेके और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। इस दुखद घटना के विरोध में और सम्मान में जिला मुख्यालय के सभी सरकारी कार्यालय आज बंद रहे। बहुत सहज, बहुत क्रिएटिव, शांत अधिकारी थे और उनकी परिकल्पना भी विकास को लेकर के काफ़ी अच्छी परिकल्पना थी, जिसमें कि जिसके कारण कि उनको सराहा भी गया है और राज्य स्तर पे उसको उनको सम्मानित भी किया गया है। और आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये अद्वितीय साहस है। निश्चित रूप से हमने ऐसे अधिकारी को खो दिया है,
लेकिन ईश्वर उनके परिवार को साहस दे, हौसला दे। तो मधुबनी में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय कृष्णभूषण प्रसाद को जिला प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनके आकस्मिक निधन पर पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर है। बुधवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार मधुबनी स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित सहायता के रूप में दिवंगत अधिकारी की पत्नी को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सबके लिए मिसाल और जितने लोग भी सेवा में हैं, हम सभी के लिए वो मिसाल है। उनकी इसी बहादुरी का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 लाख रुपए का। तो भागलपुर के सुल्तानगंज में दफ्तर में घुसकर कार्यपालक अभियंता के जो पदाधिकारी थे उनकी हत्या और नगर परिषद अध्यक्ष को गोली मारने की इस घटना के बाद जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भोजपुर जिले के पीरो नगर परिषद के सभापति किरण उपाध्याय ने इस घटना की निंदा करने के साथ ही एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। हम लोग सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो ऐसे दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि और एक कार्यपालक पदाधिकारी पे जो जानलेवा हमला हुई, ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिसमें हमारे कार्यपालक जो दिखता है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे वो फाइट करते हुए आज उनको शहीद ही हम कहेंगे, वो शहीद हो गए। तो इस पे हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हम जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और उन्हें जैसे हो सुरक्षा मुहैया कराया जाए। दिल्ली के जाफरपुर कला थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में बिहार के युवक पांडव कुमार की मौत हो गई। पांडव की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। माता पिता का बुरा हाल है और घर में एक छोटा भाई है जिसका इलाज चल रहा है। पांडव के माता पिता का आरोप है कि बिहार का होने की वजह से उसे गोली मारी गई। बिहार के खगड़िया का रहने वाला पांडव दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के प्रजापति कॉलोनी में रह रहा था। डिलीवरी बॉय का वो काम करता था। मृतक पांडव के परिवार वालों से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत ने जाकर मुलाकात की। मनोज तिवारी ने परिवार को 1 लाख की सहायता दी और दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करने का भरोसा दिया। सांसद ने मृतक के छोटे भाई के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में व्यवस्था और सहायता का भी भरोसा दिया। वो साफे क्या बिहारी जमीन लेकर घर बना लिया है। बिहार का आदमी गंद फैलाता है, ऐसे करता है। 10 गो गाड़ी दिया है, गंदा गंदा दिया है। ऊपर से उतरा, सामान लेकर उतरा। हाँ, वो पिस्टल लेकर बोला आगे के गोली से दोनों का दगा पार कर देंगे। बोला कि जे तो चल न मार रही है, वो सीधे उतरा ऊपर से, गोली पिस्तौल भर के गाली उली दे कर तराक ठोक दिया मेरे लड़का को। मेरे का न्याय चाहिए, मेरे लड़का का बदला खून चाहिए। वो लगा सीधा सीना में, उसके आर पार होके पीछे कृष्णा बैठा था मोटरसाइकिल के ऊपर, 3 बैठा था, पीछे दीपक था। तो लगा, उसके बाद मैं वही खड़ा ही था। तो गाड़ी गया गिर, मोटरसाइकिल में गिर गया नीचे। गिरने के बाद वो बोल रहा है कि एक तो मर गया, दूसरा का इलाज हो सकता है, बचा सकता है तो चला जाओ, हॉस्पिटल पास में ही है। थोड़ा परिवार का वही कमाने वाला था तो लाख रुपया हमने भी अपने पॉकेट से दिया है। लेकिन अभी मेरी सम्राट चौधरी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को कर रहे हैं। उसका प्रोसेस होकर के तुरंत वो मिल जाएगा। हमने इस घटना में, जैसे ही कल घटना हुई, गृह मंत्री से भी बात किया हमने, हमारी बहन मुख्यमंत्री यहाँ से भी बात किया। सबके कहने से हम लोग यहाँ पे पुलिस आकर के मिल रहे हैं। सिवान के मैरवा से एक ऐसी घटना सामने आई जहां तिलक की रस्मों के बीच तकरार की एंट्री हो गई। जहां शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां अचानक से वफादारी ने दस्तक दे दी। सिवान का युवक अजीत कुमार और पंजाब के लुधियाना की युवती अंजलि जायसवाल का अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग सामने आ गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
इश्क हुआ बदनाम, तिलक बना संग्राम। प्यार का दावा निकला दिखावा। मोहब्बत का सीन बना हंगामा मशीन। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये इतना अंधा हो जाता है कि सच और झूठ का फर्क ही भूल जाता है। सिवान के मैरवा में एक प्रेम कहानी ने उस वक्त फिल्मी मोड़ ले लिया जब तिलक की खुशियों के बीच अचानक एंट्री हुई अधूरी मोहब्बत की। जी, इन तस्वीरों को देखिए। ये सिवान के एक गांव छेनी झापर की है। घर में खुशियों का माहौल था और अजित कुमार दुबे, वे अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे थे। उसे लगा कि लुधियाना की यादें पंजाब में धुंध में कहीं खो सी गई हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस भरोसे को वो पीछे छोड़ आया है वो हकीकत बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा। बता दें, जब तिलक की रस्में पूरे परवान पर थी तब लुधियाना के शिमलापुरी से चलकर अंजलि जायसवाल वहां पहुंचती। लोग इसे हंगामा कह सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक लड़की अकेले लुधियाना से सिवान के एक अनजान से गांव तक सिर्फ शोर मचाने नहीं आई थी। उसकी आंखों में वो लॉयल्टी थी जिसे अजीत ने शायद अपना अतीत समझकर बंद कर दिया था। मैंने जब कहा कि मैं मूव ऑन, मेरे को नहीं रहना, जब तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है, मेरे को नहीं रहना, मेरी कुछ गलती तो कुछ इसकी चीजें पता लगी कि ये दारू पीता है, ऐसे ऐसे करता है, इसने मेरे साथ बहुत चीट किया, मेरे को बहुत चीजें पता लगी। फिर ये मेरे पैरों में गिर गया, पैरों में गिर के रोई जा रहा पागलों की तरह, मेरे को छोड़ के मत जा, मेरे को छोड़ के मत जा, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, नेहा है, मम्मी एक तू है, नेहा है, मम्मी एक तू है, मेरा तुम तीनों के अलावा कोई नहीं है। वह रे मोहब्बत। आजकल प्यार की उम्र शायद तिलक के दहेज और परिवार की रजामंदी तक ही सीमित रह गई है। लुधियाना में साथ बिताए वो लम्हे टाइम पास थे और सिवान में होने वाला ये तिलक असली संस्कार। कमाल का हुनर है इन साहबजादों जो लुधियाना में जीवन साथी चुनते हैं और सिवान आते आते आज्ञाकारी बेटा बन जाते हैं। और अब लड़के की तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे सच्चाई है, मेरे 3.5 लाख रुपया लिए, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, 80,000 का मेरे पास स्लिप है जुलाई में का, उसको ट्रांजैक्शन किया हूँ। अब ये चीज़ वो मानने को तैयार नहीं है, तो अब हम क्या करें। वैसे नतीजा वही हुआ जो होना था। हाई वोल्टेज ड्रामा, गांव वालों की भारी भीड़ और बीच में रुकी हुई तिलक की रस्म, समाज में इज्जत उछाले जाने का कलंक। लेकिन उस लड़की से किए गए वादे का क्या, उसको दिखाए गए झूठे सपनों का क्या। खैर, भरोसा आजकल एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया के स्टेटस में तो चमकता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर दम तोड़ देता है। शहनाइयां तो थम गई हैं, लेकिन अंजलि के सवालों की गूंज अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां पर साइबर थाना पुलिस ने बड़े फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान केवटी थाना क्षेत्र निवासी प्रोप्राइटर विवेक कुमार के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से 36 ब्लैक सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। फर्जीवाड़े के तार हालांकि विदेश तक जुड़ रहे हैं। साइबर डीएसपी विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी और कहा कि कुछ दुकानदार एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम जारी कर विदेशों में साइबर ठगों को उपलब्ध करा रहे थे। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विवेक कुमार ने जांच में अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस के मुताबिक अब तक 34 सिम कार्ड कंबोडिया भेजे जा चुके हैं, जहां से साइबर फ्रॉड संचालित हो रहा था। जो संदिग्ध जो सिम वेंडर थे उसके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विवेक मोबाइल, जिसके प्रोप्राइटर विवेक कुमार हैं, इनके पिता का नाम मनोज महतो, साकिन केवटी रनवे, थाना केवटी, जिला दरभंगा के घर पर रेड हुआ। उनके दुकान पर जो सिम का दुकान था उन्हें यहाँ छापेमारी की गई और कुल जो है 34 इनके यहाँ जो है 34 संदिग्ध सिम कार्ड इनके यहाँ से इशू हुआ था, जो कंबोडिया में चल रहा था सिम। खबर बाढ़ से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। घटना बाढ़ थाना के बहरामा 4 लेन की है, जहां ई रिक्शा और सीएनजी ऑटो के बीच जोरदार टक्कर होती है और टक्कर में ई रिक्शे में सवार एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई है। सभी लोग शादी समारोह के लिए खरीदारी करने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ और सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
एक्सीडेंट हो गया। हम गिरा हुआ पड़ा हुआ है जी। और भाग चला। तो क्या शादी विवाह था घर में? हाँ। कब शादी था? 1 तारीख को। हाँ। आप लोग सब पूरन बिघा के हैं? हाँ। कितने लोग घायल हुए हैं? तो वहीं छपरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कोपा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही एक कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में जाकर टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पहले चरण में बंगाल की जनता ने निर्मम सरकार के खिलाफ परिवर्तन के लिए वोट किया था और दूसरे चरण में यही ट्रेंड भी रहा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि बंगाल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ चुका है और 4 मई को इस सरकार का जाना तय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बंगाल में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरे चरण में भी साफ तौर पे दिख रहा है कि बंगाल अब परिवर्तन की ओर बहुत आगे बढ़ चुका है और 4 मई को इस निर्मम सरकार का जाना तय हो गया है। आज जिस प्रकार से हताश और निराश वहां के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थी, वही स्पष्ट संकेत दे रहा है कि टीएमसी का 4 मई को क्या होने वाला है। बंगाल चुनाव और टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है और इसीलिए इस तरह से बौखलाहट में वो चीजें कर रही हैं। टीएमसी रूपी कार्यकर्ता रूपी गुंडे हैं, उनको बौखलाहट है। अब जान रहे हैं कि सरकार में अब रहने वाले नहीं, लेकिन 4 तारीख के बाद उनका भी हिसाब होगा जब भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में आने वाली है। इतना बौखलाहट। ममता बनर्जी जी का वक्तव्य देखिए ना, वो वक्तव्य से पता चलता है उनको अब आभास हो रहा है। आभास के पहले की जो बौखलाहट होती है, उनको आभास हो रहा है कि सत्ता से हम जाने वाले हैं। खबर राजधानी पटना से, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य की तकनीकी शिक्षा को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले बिहार के छात्र इंजीनियरिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, जिससे राज्य का पैसा और टैलेंट दोनों ही बाहर जा रहा था। अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से छात्रों को अपने घर के पास ही उच्च शिक्षा हासिल हो रही है। क्योंकि जमाना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला है, इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको कहते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 लाख नेपाली रुपए के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नेपाली मुद्रा लेकर भारतीय सीमा में नोट अदला बदली का काम करते हैं, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। तो अपना